पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी बिहार में 3 दिनों तक थे, बिहार के चुनाव को देखा है, थर्मामीटर लगाया है और बिहार को समझने की कोशिश की है। तो अजीत जी ने क्या महसूस किया दिल्ली लौटने के बाद बिहार को लेकर, यह तो हम समझेंगे ही समझेंगे। लेकिन अजीत जी, तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख भी निकाल ली और कह दिया कि 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 14 को जीत होगी। पहले जब हम देखते थे तो जीत के दावे किए जाते थे, मुहूर्त नहीं निकाले जाते थे। और देखिए दूसरी ओर जितने पॉलिटिकल पंडित हैं या जितने सर्वे करने वाले लोग हैं, हमारे पास वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी जी भी आए हुए थे। वे कह रहे थे कि देखिए जो संभावनाएं बन रही है बिहार में, उसमें यह भी संभव है कि जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, मतलब बीजेपी और जेडीयू को पछाड़कर। महागठबंधन के बारे में जब हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि यदि हालात कुछ बदल गए, बहुत बदल गया जो अभी नहीं है, तब 125 तक शायद पहुंच जाए। लेकिन जो हालात आज की तारीख में है उसमें 75 की संख्या भी महागठबंधन की हो सकती है। तो यह जो जो प्रेक्षक हैं, जो समझ रहे हैं, और ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है कि चाहे 10,000 रुपए का मसला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, फ्री बिजली हो, कामगारों को 5,000 रुपए इनके खाते में भेजने का सवाल हो, यह सब असर करने लगा है। और चुनाव चुनाव अपने रंग में आ गया है। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल खत्म होगा। आपने 3 दिनों में बिहार में क्या समझा, पहले उसी पर आते हैं, फिर आगे की बातें तो होगी ही। कि तेजस्वी यादव ने तो मुहूर्त ही निकाल लिया, क्या यह ओवर कॉन्फिडेंट है या कुछ और है? देखिए, हम लोग अगर इससे बात शुरू करें तो फिर बात आगे ज्यादा बढ़ेगी ठीक ढंग से। दे जी। क्योंकि उन्होंने जो तारीख निकाली है ज्ञानेश्वर जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम्म। हमने फील किया है उसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, जो हमने लोगों से बातचीत में महसूस किया है या जो लोग कह रहे हैं, तो जी। निश्चित रूप से देखिए, नेता को पता होता है कि क्या होने जा रहा है, मोटे तौर पर पता होता है। अगर हम्म। वो झूठ नहीं बोले, या अगर वो अपने अपने मतदाताओं का, अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए झूठे दावे नहीं करे। हम्म। हमारी पिछले दिनों हम जब बिहार आए उसके पहले एक ऐसे व्यक्ति से बात हो रही थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली चुनाव की स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ था। और उन्होंने बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री जब 2015 के चुनाव में पहली सभा करने गए थे जापानी पार्क रोहिणी में, तो उस सभा से लौट करके और जो पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो ठीक नहीं है। अच्छा। और उसमें बहुत बुरी तरह से बीजेपी हारी थी। तो नेता को पता होता है, उसकी कोर टीम को पता होता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। तो तेजस्वी यादव को भी वो फीडबैक मिल रहा होगा, जो फीडबैक हमने ग्राउंड पर महसूस किया है, या जो आपको लोग बता रहे हैं, आपके रिपोर्टर्स ने फील किया होगा, या जो तमाम सर्वे करने वाले लोग बता रहे हैं जी। तो वो उनको भी मिला है, वो जानकारी मिली है। और इसीलिए उन्होंने ये वाला दाव चला है। ये एक बड़ा दाव होता है कि हम जीत गए हैं, अब तो खाली औपचारिकता है हमारी जीत जाने की, और हम फला तारीख को शपथ लेंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी जीत जाती है, एसआईआर में वोट चोरी हुई है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। तो इसका मतलब आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है, और उसी इलेक्शन में आप चुनाव जीत गए हैं और 18 तारीख को आप शपथ लेंगे। तो ये अगर वो ये फील नहीं है ज्ञानेश्वर जी कहीं ग्राउंड की। अच्छा, ग्राउंड में फील नहीं है। नहीं है। ये विशुद्ध रूप से अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाए रखने के, मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश का हिस्सा है। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो हम पहले भी कई बार आपके सामने कहे हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं। 1999 वाला चुनाव का लालू यादव वाला जुमला जो है सो हम लोग हर जगह दोहराते हैं। जब उन्होंने चुनाव के बाद राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, सारे टीवी वाले खड़े थे। उन दिनों तो टीवी वाले कम ही होते थे लोग। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम सब सीट जीत जाएंगे। उन दिनों 54 लोकसभा सीटें होती थी बिहार में। तो लालू यादव ने कहा, तब क्या कहते पहले ही कि सब हार जाएंगे। तो 7 ही सीट जीते थे लालू यादव 54 में। इस बार भी हम लोग की मुलाकात ताज होटल में राजदीप सरदेसाई से हुई, और उन्होंने भी माना कि 10,000 रुपया काम कर रहा है। महिला वोटर जो है उस पर दांव नहीं लगाया सकता है। बिल्कुल। तो उस पर आएंगे। उसमें जो हम फील किए हैं उसको लेकर के जो हमारी बात हुई है महिलाओं से, या दूसरे जो जो लाभार्थी लोग हैं, लाभार्थी समूह जो दूसरे हैं, उन लोगों से,
और हम्म, दूसरा कोई राजनीति जो जो थ्योरी चल रही है ग्राउंड पर उनके बारे में भी। तो ये जो बात हम लोग सुन रहे हैं, ये हर नेता दावा करता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम्म, उस दिन अमुक दिन सरकार बनेगी। तो ये बात तेजस्वी यादव ने इसलिए कही, अमुक दिन सरकार बनेगी ये लोग नहीं कहते हैं, तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ा क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये फीडबैक है हम्म, कि हो सकता है कि मनोबल गिरा हुआ हो, जिस तरह का माहौल एनडीए का बन रहा है। और ये बात बिल्कुल। उन्होंने किस दिन कही है? जिस दिन नीतीश कुमार के एक दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले उन्होंने अपील की कि भाई हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और बिहार में सबके लिए किया है, और उसके बाद जी। प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। तो हम्म, हमारी जो यात्रा इस बार रही ज्ञानेश्वर जी, हमने समूचा पटना प्रमंडल, एक तरह से पूरा पटना प्रमंडल, हम्म, जो गया से अलग होकर के बने 2 जिले जहानाबाद और उससे अलग होकर के बना हुआ अरवल, और इधर हम्म, छपरा का इलाका, सारण का जो इलाका, हमने ये इलाका देखा। गंगा के दोनों तरफ के इलाके हैं और एक जो मध्य बिहार का अलग तरह की डायनेमिक्स वाला इलाका है। हम्म, कल जो प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 14 में बिहार, मतलब पटना की तमाम सीटें, कई सीटें लोग बता रहे थे कि ये सीट फंसी है, वो सीट फंसी है, यहाँ लड़ाई है, वहां लड़ाई है। आपने देखा जो तस्वीरें आई, जिन 2 कम्युनिटी को सबसे ज्यादा संतुष्ट करने की जरूरत थी, वहां वो दोनों के नेता दिख रहे थे। वहां ललन सिंह बिल्कुल। दिख रहे थे और हम्म, रविशंकर प्रसाद भी दिख रहे थे, नितिन नवीन भी दिख रहे थे, एक एक करके जी। बाकी तमाम प्रत्याशी भी दिखे ही वहां। उसके हम्म, बाद तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि हम चुनाव जीत गए हैं और हम अमुक तारीख को शपथ लेंगे। हम्म, उनको कहीं ना कहीं अपने जो डाउन उसमें दिखा कि हमारा ढलान अभी ही चुनाव पीक पर जाने के पहले ही दिखने लगा है। तो ये हम्म, कहने की जरूरत है ताकि इसमें उसमें तेजी बनी रहे, उछाल बना रहे। तो ये उन्होंने बिल्कुल। इसलिए किया। इसका कोई हम्म, ठोस राजनीतिक चुनावी आधार, इलेक्टोरल बेस हमको नहीं दिख रहा है इस बात का। जी। तो हम लोग इसको ऐसे ही माने कि एक राजनेता का एक राजनीतिक बयान है जिसका मकसद अपने मतदाताओं में, अपने समर्थकों में उत्साह बनाए रखना है। हम्म, अब आइए, अब एक एक करके जो हमने फील किया उसमें, जैसे एक एक आपने महिला वाली बात कर दी, तो सबसे पहले उसी वोट की बात करते हैं, महिला की बात। तो जी। देखिए क्या अनुसार जी, महिला की स्थिति ये है हम्म, कि वो एकदम कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में डेवलप हो रही है इस चुनाव में। खास तौर से कास्ट हम्म, न्यूट्रल है वो। उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो एनडीए का कोर वोट है उसी कास्ट की महिलाएं वोट देने जा रही हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो अमिताभ तिवारी जो भी ऐसा ही कर रहे थे। बिल्कुल, अमिताभ हाँ, तिवारी भी ऐसा ही कर रहे थे। जो इंडिया ब्लॉक की महिलाएं हैं, मतलब जी। इंडिया ब्लॉक का कास्ट इक्वेशन जो है, जैसे यादव है, हम्म, मुसलमान है या मल्लाह है, मुकेश सहनी की वजह से, उस हम्म, उस ब्लॉक में भी जो जातियां हैं उनकी भी महिलाएं इस बात को कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, उनके यहाँ से पैसे आ रहे हैं, आगे भी हम्म, हम लोगों को वो उद्यम अपना लगाने के लिए पैसे दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। जी। उनका भरोसा ज्यादा बन रहा है। और एक हम्म, जो थ्योरी है वो, इसको इस पर 2 लोग काम कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, अभी हम नाम बाद में बताएंगे जब हम लोग चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। बिल्कुल। एक थ्योरी ये है कि, और बड़ी बारीकी जमीन से 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम करके उठाई गई थ्योरी है, जिसको हम इस आज पुष्टि कर रहे हैं उस बात की हम भी, कि जो अपर फॉरवर्ड क्लास की महिलाएं हैं हम्म, वो उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेने में जितनी पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये सही बात। ये जी। ग्राउंड की रिपोर्ट है, ज्ञान ज्ञान सर, जी। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है कि हम्म, फॉरवर्ड जातियों में चूंकि महिलाएं उस अनुपात में इंपावर्ड नहीं है, महिलाएं उस हम्म, अनुपात में घर चलाने में हिस्सेदारी उनकी नहीं हो रही है, पैसे अर्न जी। करने में, घर के सारे काम वो हम्म, भी करती हैं। और हम्म, उस हिस्सेदारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके काम को अंडरमाइन नहीं करना है हम यहाँ, पॉलिटिकल नजरिए से जो ग्राउंड पर उठाया गया है। और चूंकि हम्म, वो नौकरी नहीं करती हैं, शारीरिक श्रम कम करती हैं, खेतों में जाकर के या ईंट भट्ठे पर जाकर के या घर बनाने की तामीरी के काम में महिलाएं नहीं लगती हैं, तो हम्म, उनका से कम होता है उनका पॉलिटिकल डिसीजंस में। घर के पुरुष जी। या परिवार जहां डिसाइड करता है, महिलाएं वहां हम्म, वोट करती हैं। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं, तो अत्यंत पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, उसमें महिलाएं शारीरिक श्रम करती हैं और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने को तैयार रहती हैं। हम्म, पुरुष उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, पुरुष पुरुष उनको हो सकता है गालियां दे दें, लेकिन उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, वो बिल्कुल। डिसीजन अलग करती है। ये सबसे बड़ी ताकत इस चुनाव में नीतीश कुमार की होने जा रही है कि चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित की किसी भी समाज की हो, चाहे कोई पिछड़ी जाति का हो, वो महिला नीतीश कुमार की योजना से प्रभावित है। और हम्म, वो सिर्फ इस योजना से नहीं कि 10,000 रुपए दिए नीतीश कुमार ने, जी। वो इस योजना से भी प्रभावित है कि नीतीश कुमार हमारे लिए लगातार करते रहे हैं। नीतीश हम्म, कुमार ने 35% आरक्षण डोमिसाइल का किया है, और वो नौकरी देंगे तो उसमें हमको नौकरी मिलेगी। तो बिल्कुल। इसलिए उनको लोग, इसलिए उस पर भरोसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के एजेंडे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो महिलाएं एक तो कास्ट न्यूट्रल हो गई, उनका जी। हम जो जो मैक्सिमम, आप हम 10% हिंदू सवर्ण छोड़ दें,
तो हम्म 90% है बहुजन, उसमें जी महिलाएं इंपावर्ड है, उसमें मुसलमान निकाल दे तब भी, मुसलमान हम्म 15%, अब ओवरऑल 18% मुसलमान निकालते हैं तब भी ऑलमोस्ट 72% ज्ञानेश्वर जी पिछड़ा और दलित महिलाएं हैं, पिछड़ा और दलित समाज है, उसकी हम्म महिलाएं इंपावर्ड हुई हैं, उसकी महिलाएं अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्षम है और उनका रुझान नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। एक बात तो यह बिल्कुल है, ग्राउंड की रिपोर्ट जी है। अब हम्म दूसरी बात, इसी से जुड़ी दूसरी बात यह है कि अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 60% पार करता है, हम्म 60%, इस जी बार तो 60% पोलिंग होने की संभावना है, क्योंकि हम्म बहुत सारे नाम जो रिपीटेड, जो कई जगह नाम थे या जिन मृत्यु हो गई थी, ऐसे लोगों के नाम कट के हटे हैं। तो हम्म मतदाता सूची में शुद्धता आने की वजह से वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ेगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ज्ञानेश्वर जी, बात हम कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार हम्म में 57%, 59%, 58% पोलिंग होती थी। अगर इस जी बार 60% से ऊपर पोलिंग होती है, विधानसभा में 62-64% पोलिंग होती है, तो लोगों को चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने चुनाव की शुद्धता, चुनाव मतदाता सूची की शुद्धता बहाल की है, जिससे हम्म हम बिहार के लोगों के ऊपर एक दाग लगता था कि आप लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। तो वोट क्या बिल्कुल सर डालेगा जब ऐसे नाम थे जिनका जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम्म वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इस बार, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर 60% महिलाएं पार करती हैं, तो हम्म ज्ञानेश्वर जी ये कोई 150, पौने 200 की सीमा नहीं है। क्या सीमा होगी एनडीए की सीट की, हम आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, हाँ हाँ, ये स्थिति है गांव में। और हम्म हम कल दलित बस्ती में गए, एक दलित बस्ती में, और घोषित दलित बस्ती, ऐसी दलित बस्ती जहां मंदिर बना हुआ है अम्बेडकर का, हम्म और नीले झंडे लगे हुए हैं चारों तरफ, लेकिन वो हम्म बसपा का झंडा नहीं है या आजाद समाज पार्टी का झंडा नहीं है। वहां हम्म मुसलमान भी हैं और रविदास समाज के भी हैं और भूइया भी हैं, हर जाति के लोग हैं। और हम्म वहां साफ, मतलब उस ऐसी बस्ती में ज्ञानेश्वर जी, जहां हम मान रहे थे कि 10% वोट नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए, वहां 50% वोट है, आधा आध लोग नीतीश कुमार की बातें कर रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ, और आप ये हम्म बताएं, हम आपको 40-50 महिलाओं से बात हुई, हमारी एक और बड़े सेफोलॉजिस्ट से बात हुई, आज हम लोग साथ ट्रेवल किए। उन्होंने कहा हम्म कि उनकी टीम ने 50 महिलाओं से बात की, जिसमें 12 से 13 महिलाओं ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को वोट दें, मुस्लिम महिलाओं ने। 12 मुस्लिम से महिलाओं 13 ने बड़ी बात कर महिलाओं रहे हैं ने आप, कहा कि मुस्लिम महिलाओं हाँ, ने बहुत बड़ी बात। हमने भी कहा कि भाई आप बहुत बड़ी बात, बड़ा दावा कर रहे हैं। तो बोले कि हम लोग हम्म फिर बात करेंगे रिजल्ट के दिन, हमारा तो कोई, ना उनसे कोई लेना है, ना हमारा कोई देना है। उन्होंने हम्म कहा कि उनकी टीम ने बात की 50 मुस्लिम महिलाओं से गिन के, और ये हम्म रिकॉर्ड है, टेप पर है, ऐसा नहीं है कि ये मुंह जबानी बात हुई आप आगे बढ़ गए, मुंह टेप पर है ये। तो जी उसमें 12 से 13 मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे, अच्छा बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी हम्म को नहीं देंगे, लेकिन नीतीश हम्म कुमार को वोट देंगे। तो महिला जो कास्ट न्यूट्रल, कम्युनिटी न्यूट्रल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है महिला की, यादव हम्म महिलाओं में तो ये परसेंटेज लगभग 25% है ज्ञानेश्वर, जो हम्म कह रही है कि हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम्म मुस्लिम महिलाओं में अगर ये परसेंटेज है 50 में 12, तो वहां भी 24-25% हो गया। उतना नहीं बिल्कुल हो बिल्कुल सकता, हर जगह वैसा नहीं हो, लेकिन हम्म तब भी एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज है जो जेडीयू को जा रहा है। इसी वजह हम्म से उनका भी दावा था, और हमारी फील है ग्राउंड की, कि बेस्ट स्ट्राइक रेट ज्ञानेश्वर जी जेडीयू का हो सकता है, बेस्ट अच्छा स्ट्राइक रेट। आपको भी लग रहा है कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है आरजेडी और बीजेपी को पीछे छोड़कर, जैसा अमिताभ तिवारी कह रहे हैं, फाउंडर वोट बैंक के। और भी हम तो चूंकि हम लोग आमतौर पर सब सब सेफोलॉजी करने वाली एजेंसी किसी न बिल्कुल किसी चैनल से रहती हैं अलाइन, तो हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं। हम्म लेकिन एक सबसे भरोसेमंद एजेंसी का कहना है कि ज्ञानेश्वर जी 81% स्ट्राइक रेट हो सकता है जेडीयू का। 81%, हाँ, मतलब बेस्ट। 101 सीटें, मतलब 81 सीटें और 82 सीटें मिल सकती है जेडीयू को। यह बड़ी बिल्कुल, भविष्यवाणी सेफोलॉजिस्ट कर रहे हैं देश के। बिल्कुल 81% जी स्ट्राइक रेट, जो 2010 में 83% का स्ट्राइक रेट था नीतीश कुमार का। हाँ और हाँ आज जो माहौल है ग्राउंड पर, जो लोग सर्वे कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम तो, हमने बताया कितना लंबा एरिया हमने फील किया, कल लगभग 32-34 कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरे, 8-10 जगह हम लोग रुके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो जो हम फील कर रहे हैं, बेस्ट स्ट्राइक रेट हो सकता है जेडीयू का। और उस जेडीयू के लोगों के खिलाफ, हम्म नीतीश कुमार के खिलाफ तो नहीं है नाराजगी, वो कहीं नहीं सुनने को मिला कि नीतीश कुमार मतलब और वो नरेंद्र बातें मोदी खत्म ने, हो गई, नीतीश कुमार ऐसे हैं वैसे हैं, बीमार हैं नहीं बीमार हैं, ये सब सारी बातें खत्म हो गई, ये तो हवा में चली गई। नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये बातें आ गई। ये आ गई बात। और इस बात में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका उनका बाई रोड ट्रेवल करना है, बरसात के 2 दिनों में जब तेजस्वी यादव पटना में बैठे रहे। जी बिल्कुल उस बात बिल्कुल में
मतलब ऐसा असर किया है ग्राउंड पर किया। उसके एक दिन बाद, एक पहले दिन तो हम गए जिस दिन वो घूम रहे थे कुशेश्वर स्थान में थे, और उसके अगले दिन का हमने देखा, उन दोनों दिनों का, दोनों दिन ये माहौल सुनने को मिला कि भाई नीतीश कुमार तो सबसे फिट आदमी है, नीतीश कुमार तो अभी काम कर रहे हैं। और ये तभी आप देखिए कि सबसे ज्यादा चर्चा आज और कल इस बात की होने लगी है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री नहीं बोल रहे, अचानक आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग एक्टिव हुए कि नहीं बनाया जाएगा। अब ये खतरा दिखने लगा कि जैसे ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार तो बहुत एक्टिव है और नीतीश कुमार बन जाएंगे सीएम, तो फिर कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। अगर आज ये लोगों में, ऐसे लोगों में यकीन है, लोग कोई ये अर्बन शहरी वर्ग के थोड़े से लोगों को जो बहुत टीवी देखते हैं और बहुत, उन लोगों को छोड़ दें तो कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है। उस पूरी दलित बस्ती में एक व्यक्ति ने, ज्ञानेश्वर जी, 100 से ज्यादा आदमी थे, और एक और हमारे साथी पत्रकार थे जो आप, जिनका आपने इंटरव्यू किया, विकास, आपके साथ बात की, वो भी हमारे साथ में थे। लोकमत हिंदी वाले, हाँ, लोकमत हिंदी वाले डिजिटल, एक भी व्यक्ति ने ये नीतीश कुमार की बीमारी का जिक्र नहीं किया, बल्कि हम लोग जिक्र छेड़ रहे हैं तो लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ये कोई बात नहीं है, कोई बात थोड़े है। तो ये जब आप कितना भी इशू बनाइए इस बात को, अब वो जब जनता नहीं समझ रही है, नहीं इस बात को मानने को तैयार है, तो आपका नहीं चलेगा एजेंडा, इसका मतलब है। तो नीतीश कुमार अपने बेस्ट एवर स्ट्राइक रेट पर आज की तारीख में बैठे हुए हैं, और उसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण, वो महिला है जो कास्ट न्यूट्रल है, मतलब कास्ट न्यूट्रल है और कम्युनिटी न्यूट्रल भी है। हम कम्युनिटी न्यूट्रल इसलिए कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं ने कहा कि हम जेडीयू को वोट करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू को करेंगे। एक बात तो ये फील है। दूसरी जो बात हम लोगों को फील हुई, ज्ञानेश्वर जी, इस बार सब आदमी कह रहा है कि यादव ऐसा एकजुट है कि वो कुछ भी करने को तैयार है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव, माफ करिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए वो एकदम एकजुट है, पूरी ताकत लगाए हुए है। इसके बावजूद उस समाज के लोग नीतीश कुमार को भी वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और नीतीश कुमार को, बीजेपी को नहीं कर रहे हैं। और ये जो थ्योरी चल रही है कि नीतीश कुमार बिहार में उनका रहना बहुत जरूरी है, ये हमने 10 जगह फील किया, और हमारे 2 सेफोलॉजिस्ट मित्र जो बिहार में काम कर रहे हैं, उन दोनों ने इस बात की पुष्टि की। अब आप इस बात को, हो सकता है आप तक भी बात पहुंची हो, चूंकि आप तक तो सारी बातें पहुंच ही जाती हैं, कोई ना कोई पहुंचा ही देता है। बाकी इसको पुष्टि करानी होगी ग्राउंड से कि मुस्लिम कम्युनिटी में और यादव कम्युनिटी में इस बात की बड़ी अंदर खाने चर्चा है। अंदर जो चलता है, हम लोग सब जानते हैं कि उसका कितना माहौल होता है, मुहा मुही जो बातें फैलती हैं, जो प्रचार होता है, उस प्रचार में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का रहना बिहार में बहुत जरूरी है। ये मुस्लिम कम्युनिटी में ये धारणा है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान मिल जाएगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नहीं रोक पाएंगे। तो एक तीसरी ताकत रहे इसके, जब तक प्रशांत किशोर इमर्ज नहीं कर जाते हैं, इसी यहाँ प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, उनके मन में एक बात है कि अगर थर्ड फोर्स के तौर पर प्रशांत किशोर आ जाते तो फिर उनको जेडीयू से प्रेम नहीं है। नीतीश कुमार से जिस प्रेम की हमने, जिस समर्थन की बात कही, वो महिलाओं के अंदर है, उनकी अपनी योजनाओं के कारण है। मुस्लिम कम्युनिटी में ये जो धारणा है कि खुला मैदान नहीं होने देना है, यहाँ एक थर्ड फोर्स का मजबूत रहना बिहार में बहुत जरूरी है, और इसलिए जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां उसको वोट करते हैं। ये बात इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर की उस तरह से मौजूदगी अभी उनको नहीं दिख रही है। अगर दिख रही होती तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, 1 मिनट टाइम नहीं लगता उनको प्रशांत किशोर के साथ जाने में, बिल्कुल 1 मिनट का समय नहीं लगता। ये हमने अपने पर्सनल अनुभव से बातचीत से, सवाल जवाब से हमने इस बात को समझा वहां। और आप इस बात को देखिए ना कि भाई कितनी जल्दी मुसलमानों ने अपने ऑप्शन चेंज किए हैं, चाहे दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, ममता बनर्जी का मामला हो, कैसे चेंज कर लेते हैं वो लोग ऑप्शन। उसका असर तो ये हुआ अजीत जी की जो अमित शाह ने लक्ष्य तय कर रखा है, यदि 101 सीटों में 81 सीटें, 82 सीटें सिर्फ जेडीयू जीत रही है, तो अमित शाह का जो लक्ष्य है 160, तो वहां तो एनडीए पहुंचता दिख ही रहा है ना साफ साफ। और फिर तेजस्वी यादव बहुत ही पीछे छूटते दिखाई पड़ रहे, 2020 जैसा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे। हमें ज्ञानेश्वर जी, वो तो कुछ नहीं रह जाएगा। 160 का लक्ष्य अगर जो हम लोग फील कर रहे हैं, वोटिंग उसी तरह से होती है, वो कुछ नहीं रहा, तो बहुत ही छोटा लक्ष्य हो जाएगा फिर। हालांकि ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सब्सटेंशियली जेडीयू से कम होता दिख रहा है। और इसका कारण ये है कि बीजेपी के एमएलए के खिलाफ उन लोगों ने टिकट कम काटी। एक तो नीतीश कुमार के साथ एडवांटेज ये था कि उनके पास सिर्फ 43-45 एमएलए थे, उनको 65-66 सीटें अलग से देनी थी, 55-56 सीटें अलग से देनी थी, तो उनके पास एक एडवांटेज था कि वो नए लोग दे सकें। बीजेपी के पास वो स्कोप कम था,
तो हम्म। बीजेपी ने ज्यादातर लोगों को रिपीट किया है, कम ही लोगों के टिकट कटे हैं, तो ये नाराजगी है उन लोगों के खिलाफ, लोकल नाराजगी है। लेकिन लोकल नाराजगी जब होती है, लोकल जो डिसकंटेनमेंट होता है, वो चुनाव आते आते दूर हो जाता है, अगर अगर ऊपर के को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के डिसकंटेनमेंट नहीं है तो अभी जी। जो दिखा वो लोकल लेवल पर ही दिखा, हो सकता है कि वो दूर हो, लेकिन उसकी वजह से बीजेपी थोड़ी पीछे हो रही है स्ट्राइक रेट में जेडीयू के मुकाबले। लेकिन ये जो हम कह रहे थे मुस्लिम और जो थर्ड फोर्स को जिंदा रखने की जो बात है, ये यादव समाज में भी है और ये मुस्लिम समाज में भी, एकदम कोर समाज की बात करो। और बहुत सोच समझ के राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें कितना मैटर करती हैं, ये जानते हुए नहीं, वो कि तो देखिए, अमिताभ तिवारी भी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब उन्होंने सैंपल साइज लिया मुसलमानों और यादवों में, वे भले मत न दे रहे हो, लेकिन उनका गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, और वे कह रहे हैं नीतीश कुमार ने काम तो ठीक ही किया है, काम तो ठीक ही किया। यह एक्सेप्टेंस वहां भी है। चलिए, आपने जेडीयू और बीजेपी की बात कर दी कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर और बीजेपी थोड़ा नीचे। जो बाकी घटक दल हैं, एलजेपी, आरएलएम और हम, इनकी स्थिति क्या आपने आकलन किया बिहार आकर? देखिए, वो तो अब क्या हम कहें, इसमें बहुत बहुत खराब, बहुत पुअर। अच्छा, बहुत पुअर। हाँ अच्छा। हाँ। हाँ और उसका उसका कारण, उसके कई कारण हैं, जी। उसके कई कारण हैं। एक तो क्या है, इस कई बार ऐसा पहले हम लोगों ने देखा है, हम्म और इस बार बिहार में हम फील कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, कि जिसने भी किसी भी समय नीतीश कुमार का विरोध किया है, ग्राउंड पर उसकी स्थिति ठीक नहीं है इस बार। अच्छा। लोग, हाँ, हाँ इशारे में बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं है, हम कह रहे हैं, लोग मन ही मन इस बात के लिए नाराज हैं, कुपित हैं कि भाई उनकी गलती क्या थी, क्या गलती की थी उन्होंने। भाई काम कर रहे थे, बिहार को बदलने के लिए काम कर रहे थे, उनकी क्या गलती थी। तो ये जो है, इसमें एक फायदा, जो बाकी तीन घटक दल हैं उसमें हमको सिर्फ जीतन राम मांझी के लिए कुछ फायदा होता दिख रहा है, और वो इसलिए कि हाँ, वो लगातार नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े होते रहे हैं, बोलते रहे हैं, तो उनके लिए हमको कोई नाराजगी कहीं नहीं दिखी। और उनका वोट जेडीयू के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में मोबिलाइज होता हुआ दिखा, चूंकि हम मगध के इलाके में थे, और मगध में उनका वोट काफी है। उनका कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है, कई जिले प्रखंड ऐसे हैं जहां दलित आबादी बिहार के एवरेज आबादी से काफी ज्यादा है। बिहार में एवरेज आबादी मान लीजिए 20% है, तो मगध के कई इलाकों में दलित आबादी 35% तक है, और उसमें सबसे ज्यादा मुसहर हैं लोग। तो वो जो जाति है, उनके लिए तो कमिटेड है ही, वो एनडीए के नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए भी कमिटेड है। तो इस कमिटमेंट की वजह से जेडीयू बीजेपी का भी कोर वोट उनके साथ जा रहा है, उनके साथ किसी को दिक्कत नहीं है। तो वो वोट उनको जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। बाकी मतलब ऐसा नहीं होगा जैसा हम जेडीयू जैसा कह रहे हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं होने जा रहा है। उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, और महागठबंधन में भी सहयोगियों की स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, एलजेपी यार 15 मतलब 50% रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये 15 से नीचे जाएंगे, 29 में 15, 81% नहीं, 15 तो बिल्कुल ही नहीं है। और वो जो अब हम कह रहे हैं कि लोकल जहां नाराजगी होगी वहां थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत सुधरेगा, लेकिन 50% तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट हमको लग रहा है। 50% होने जा रहा है, और समूचे इन लोगों किसी का नहीं होने जा रहा है। मतलब जीतन राम मांझी का हो जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी हमको बहुत बहुत संदेह लग रहा है कि उतना स्ट्राइक रेट उनका हो पाएगा। तो ये जो है, और इसके और भी कई कारण है, क्योंकि ये लोग कैंडिडेट को लेकर के भी चर्चा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेमोग्राफी को लेकर के चर्चा है, कई तरह की चीजें, और सीधी लड़ाई सबकी आरजेडी के साथ है। अब ये पता नहीं टिकट बंटवारे के समय आरजेडी के साथ, सीपीआई एमएल के साथ, मगध के इलाके में, शाहबाद के इलाके में, या पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि 20 सीटें तो एलजेपीआर को ऐसी मिली जो सीधे आरजेडी से लड़ना है, जिसमें 19 वो लोग जीते हुए थे। तो ऐसी सीटों पर लड़ाई मुश्किल होती है हमेशा, और वहां पोलराइजेशन है, और वहां उनके साथ भीतरघात हो जाए, बैक स्टैबिंग हो जाए, तो हमको बहुत हैरानी नहीं होगी। इस पर भी वोटिंग के बाद हमारे पास कुछ और डाटा आएगा, आपके पास भी आएगा, तो हम लोग उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो चलिए, महागठबंधन की ओर चलते हैं। महागठबंधन में फिर तो तेजस्वी यादव बहुत पीछे छूटते दिखाई पड़ रहे हैं, और जब तेजस्वी यादव भी पीछे छूटते दिखाई पड़ रहे हैं, तो बाकी का क्या होगा, यह भी बड़ी बात है। कांग्रेस तो कर रही है, कम से कम 20 सीटें जीत रहे हैं हम। नहीं ज्ञानेश्वर जी, महागठबंधन में जो अच्छा होगा वो आरजेडी का ही अच्छा होगा, वो आरजेडी का ही अच्छा होगा। हाँ, आरजेडी का ही अच्छा होगा, और बाकी किसी का कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। इस बार आपको जानकर हैरानी होगी कि सीपीआई एमएल की सीटें कम होती दिख रही हैं।
सीपीआई एमएल की सीटें भी कम होती दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, जी। सीपीआई एमएल की सीटें कम होती दिख रही हैं। कांग्रेस का तो हम्म, परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होता दिख रहा है। हम्म, आरजेडी का परफॉर्मेंस ठीक है। हम्म, मतलब आरजेडी का परफॉर्मेंस अभी तक की स्थिति में वो इसलिए ठीक है क्योंकि उस उनका तो अपना वोट, एक उन्होंने सीटें चुनी ऐसी जहां वो दूसरे के वोट से, एमएल के वोट से या कांग्रेस के कुछ सपोर्ट बेस से अपने कैंडिडेट के नाते कुछ सीटें जीत जाए। कैंडिडेट का लेकिन जो कास्ट का इक्वेशन उन्होंने बनाया। मुकेश सहनी का बोर्ड ट्रांसफर होता दिखाई पड़ रहा, और राहुल गांधी और मुकेश सहनी ने कल जिस तरीके से मछली पकड़ी और जिस तरीके से तालाब में डुबकी लगाई, तालाब में तैराकी की राहुल गांधी ने, राहुल गांधी और मुकेश सहनी की जोड़ी तो हिट करती हुई दिखाई पड़ रही है। है उनमें दोनों में सद्भाव जो दिखा है वो मछुआरा हाँ। कम्युनिटी कांग्रेस को भी सपोर्ट करेगी और इसमें एक कद बढ़ाया राहुल गांधी ने मुकेश सहनी का भी, उनकी जी। लीडरशिप को भी स्टैब्लिश कराया उन्होंने और उनकी कम्युनिटी में उनका महत्व बढ़ा होगा। देखिए, सत्ता में रहें या नहीं रहें, गांधी परिवार का एक अलग जलवा है। गांधी परिवार के लोगों के साथ अगर गांधी परिवार अगर किसी को प्रमोट कर रहा है तो उसके प्रति एक अलग ही भावना जगती है लोगों में। तो मुकेश बिल्कुल। सहनी को राहुल गांधी ने अगर अपने साथ लेकर के गए और मछली पकड़ने नदी में उतर गए तो उसका मैसेज निश्चित रूप से मुकेश सहनी को लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा हमने कहा, महागठबंधन के सहयोगी पार्टियों का स्ट्राइक रेट बहुत खराब होने वाला है, तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। ये असद्भाव बना आगे के लिए अच्छी बात है। 2029 में हो सकता है कि कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में मुकेश सहनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश हो। लेकिन अभी एक तो हमको इस बात की हैरानी थी, दोनों दिन हम बिहार में ही थे जिस दिन प्रियंका गांधी गई बछवाड़ा में और राहुल गांधी के बेगूसराय में। भाई वहां ऐसा क्या रखा है कि दोनों भाई बहन आप लोग वहीं जाकर के सभा करिएगा? भाई क्या ऐसा कोई संकल्प है क्या कि अवधेश राय को हरवाना ही हरवाना है? अवधेश राय को, भाई वहां अवधेश राय को हराने जा रहे हैं या सुरेंद्र मेहता को हराने जा रहे हैं? नहीं, देखिए बात ऐसी भी है ना, जो खींचतान जो है कि कांग्रेस के 3 युवा अध्यक्ष रहे प्रदेश के, तीनों के खिलाफ कहीं ना कहीं से तेजस्वी ने साजिश रच दी है। आप देखिए वैशाली में इंजीनियर संजीव सिंह जो डीके शिव कुमार के खास आदमी हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार दे दिया अजय कुशवाहा को, वहां चले गए प्रचार करने तेजस्वी यादव। अब देखिए बछवाड़ा में जो शिव गरीबदास है वह भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ भी उम्मीदवार दे दिया। और सुल्तानगंज में ललन यादव, वह भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके खिलाफ। तो जो युवा नेतृत्व है ना, जिन्हें पंक्चर करने की कोशिश की गई आरजेडी की ओर से, तो उन्हें बचाने अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। नहीं, बाकी दोनों ठीक है, सुल्तानगंज और वैशाली ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये सीट तो अवधेश राय की थी ना, 70,000 वोट ले आने वाला आदमी। वहां तो कांग्रेस पहुंची पहले लड़ने, शिव प्रकाश गरीबदास को लेकर के कांग्रेस का ही लड़ने वहां, और इसी के नतीजे में सीपीआई वाले कम से कम राजा पाकड़ सीट तो हरवाने में लगे ही है। और भी सीटें हैं एक दो जहां सीपीआई ने कैंडिडेट दी अपने, तो वो अपना बेगूसराय में सभा हुई राहुल गांधी की, और उसके पहले एक दिन पहले बछवाड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा हुई। तो वहां ये आपस की लड़ाई है। उसी में खगड़िया से इन लोगों का एक मैसेज मुकेश सहनी को लेकर के राहुल गांधी ने बनवाया है। अब उसका कितना लाभ होता है ये अभी का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म आगे की प्लानिंग का हिस्सा है। ये जो राहुल गांधी और उनकी जो बोहेमी दिखी, जो कॉमरेडायर दिखा मुकेश सहनी के साथ, हम फिर कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो कुछ भी अच्छा होना है वो तेजस्वी यादव का होना है, उन्हीं की वजह से होना है। उनका अच्छा होगा, उनकी सीटें ठीक ठाक रहेंगी, अच्छी सीटें उनको आ जाएंगी, बाकी साफ हो जाएंगी सीट पार्टियां उनके साथ। सीपीआई तो फिर 18 तारीख को शपथ कैसे लेंगे? केवल सीटें ठीक ठाक आ जाएगी तो 18 तारीख को शपथ कैसे लेंगे? वो तो उनको भी पता है। हमने कहा ना कि अनुसार जी की नेता को पता हो चल जाता है कि क्या माहौल हो रहा है, लेकिन वो शपथ की बात उन्होंने कह दी वो कि भाई माहौल बना रहे। उनके लोगों में जो मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। देखिए आप कितना बदल गया चुनाव छठ के पहले से और छठ के बाद में। हम लोग ने चर्चा की थी कि छठ के सुबह बोरिया घाट का प्रसाद खाने के बाद चुनाव बदलना शुरू होगा, और चुनाव बदल रहा है। और बीजेपी ने राघोपुर में ताकत झोंक दी, और मोकामा में जब सूरजभान सिंह के लिए प्रचार करने चले गए तेजस्वी यादव, तो ऐसा लगा कि अनंत सिंह जेल चले गए हैं, अब तो असहाय हो गया जेडीयू वहां। तो आज ललन सिंह पहुंच गए लोग, हाँ, कि हम पहुंचते हैं। तो यह भी देखिए पूरी ताकत लगाई गई है, कहीं से भी एक, हाँ बिल्कुल, एक सीट पर। और ललन सिंह का बयान तो आप बता ही रहे हैं। ललन सिंह जो है कहा कि हर आदमी चुनाव लड़ रहा है, अनंत सिंह बन के चुनाव लड़िए और हम अब संभालेंगे कमान। हाँ, तो ये इस तरह की एक सीट की बात है ज्ञानेश्वर जी। और जो बीजेपी का अपना आकलन है, जो उसका बैकरूम के लोग काम कर रहे हैं, उनका आकलन है कि हम लोग अभी 160 का जो टारगेट है अमित शाह का, उससे 20 ऊपर मान के चल रहे हैं कि 180 तक सीटें आएंगी।
और ओ 140 कह रहे हैं कि 140 में कोई दाग नहीं है। और जो 40 सीटें हम्म, हैं वहां मार्जिन अभी 1000, 2000, 3000 का दिख रहा है, जहां अगले चुनाव तक 11 तारीख तक उसमें 10,000 वोट एडिशनल हमको ऐड कराना है। वो जी 10,000 वोट बढ़ाना है। इसके लिए चाहे हम्म, जो करना होगा सो किया जाएगा, जितने लोग लगाने होंगे सो लगाए जाएंगे। और हम्म, उसके बाद उस वहां 8-10,000 वोट ऐड किया जाएगा, ताकि 1000-2000 वोट का जो अंतर है उसको 10,000 तक का अंतर ले जाया जाए। कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ना है। सब एक एक गोटियां ठीक करके अपना चुनाव लड़ना है। हम आपको बताए थे, मैं बाबूलाल मरांडी के बारे में हम लोग खाना खा रहे थे, बिल्कुल हम उसी दिन जी उनसे मिल करके आए थे। झारखंड के पूर्व हम्म, मुख्यमंत्री हैं। और हम्म, ऐसे जहां थोड़ा बहुत बहुत आदिवासी वोट है वहां गए, और उन्होंने तो धमदाहा मतलब बहुत, हाँ, धमदाहा गए और लेसी सिंह के लिए, और उनके जी कोऑर्डिनेशन की जो तारीफ किया करके उन्होंने हम्म, उन्होंने कहा अब अच्छा, वो बहुत ही बहुत शार्प पॉलिटिकल ब्रेन के आदमी है और बहुत हम्म, जमीनी पकड़ वाले नेता है। नहीं तो बीजेपी से अलग होकर के ज्ञानेश्वर जी कोई नेता 3 चुनाव नहीं लड़ा है। कल्याण सिंह भी बिल्कुल एक ही चुनाव लड़े हैं, हम्म, येदुरप्पा भी एक ही चुनाव लड़े, एक चुनाव लड़ता है, उमा भारती भी एक ही चुनाव लड़ी, और हम्म, उसी चुनाव में अपनी हैसियत का पता चल जाता है और फिर नेता वापस बीजेपी में चला जाता है। जी बाबूलाल मरांडी एकमात्र नेता है जिन्होंने 3 चुनाव अलग लड़ा बीजेपी से रह के और अपनी ताकत दिखाई। हम्म, उन्होंने कहा, जो कोऑर्डिनेशन की बात कही कि बड़ा मंच बन रहा है और उस मंच पर एनडीए के जातीय समीकरण का हर व्यक्ति बैठाया जा रहा है। मतलब जी उन्होंने कहा कि धमदाहा में लेसी सिंह के मंच पर तो आदिवासी भी बैठे थे, बिल्कुल जी बनमनखी गए थे शायद, वहां भी आदिवासी बैठे थे। और हम्म, दलित की हर जाति, पिछड़ा की हर जाति, जिसको उस इलाके में लोग पहचानते हैं, उसको मंच हम्म, पर उठाया जाता है। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है, जाति का, समाज का। और बाकी प्रबंधन में तो आप जान रहे हैं कि किस तरह का प्रबंधन हो रहा है, कैसे प्रबंधन के बिल्कुल लिए लोग बैठे हैं, एक एक चीजें ठीक की जा रही हैं। तो वो 180 मान के चल रहे हैं। अभी 40 पर उनका कहना है कि हमारा थोड़ा मार्जिन कम है, जिसको हम लोग बढ़ाएंगे, और 180 तो हमारा हो ही रहा है। और दूसरा जो ये जो उस दिन उसने राजदीप सरदेसाई ने भी कहा कि हम्म, महिला का जो साइलेंट वोट है, और आज हमारे सेफोलॉजिस्ट मित्र ने भी कहा, दोनों लोगों ने 60% से ऊपर महिला का वोट जाएगा तो ये 180 भी कोई चीज नहीं है। इससे मतलब कहां जाएंगे नंबर्स, इसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। चलिए तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन महागठबंधन की पूरी बात आज नहीं हो पाई। कल हम लोग और भी विस्तार से बात करेंगे कि महागठबंधन कहाँ चूक गया, महागठबंधन को और क्या करना चाहिए था, और बचे हुए दिनों में और क्या कर लेना चाहिए ताकि स्थिति को सुधर जाए। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।